हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम पेपर में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसे मेमोराइज कैसे करेंगे, आप कैसे एग्जाम पेपर में इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसे याद रख सकेंगे। देखिए, चीजों को अगर हम जनरलाइज कंडीशन में याद करने की कोशिश करेंगे तो चीजें हमेशा हमें याद रहती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है ये फर्दर और भी अनेकों पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जैसे कि ब्रेंकियल पोर या ब्रेंकियल साइफन, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो एसोसिएट ग्लैंड रहती हैं, जो कि हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट रहती हैं, उसे आप एक्सप्लेन करते हो। और फाइनली इन दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी चीजें आपको मेंशन करनी होगी अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में? एक तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, इसके बाद इसकी फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में, और जो डायग्राम रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं या दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, नंबर सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में आप लोग लिखेंगे यह फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ब्रेंकियल पोर, ब्रेंकियल साइफन, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, इसमें डिफरेंशिएट रहता है। अब आपको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर के साथ साथ आप लोग फंक्शन जरूर मेंशन करें। जैसे मैं यहां पर डिस्कस करता हूं ब्रेंकियल अपर्चर एंड ब्रेंकियल साइफन के बारे में। ब्रेंकियल पोर, ब्रेंकियल साइफन के अगले सिरे पर एक चकोर स्ट्रक्चर होती है। माउथ के चारों ओर टेस्ट के 4 पिंड ओस्ट बनाते हैं। ब्रेंकियल साइफोन या फेरेंजियल कैविटी एक सक्रिय नालाकार स्ट्रक्चर है जिसका भीतरी स्तर एपिडर्मिस तथा बाहरी स्तर टेस्ट का बना होता है। इसके आधार पर महीन तथा ब्रांच ब्रेंकियल टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं। ये मिलकर के एक छलनी बनाते हैं, एक फिल्टर का काम करते हैं। इसमें से भोजन के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वही पास हो सकते हैं, वही गुजर सकते हैं। टेंटिकल्स तंत्रिका सूत्रों से जुड़े रहते हैं तथा ये समुद्र में जो पानी रहता है, समुद्री जल, उसकी नेचर का, उसकी प्रकृति का टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। इसके बाद आप लोग एक्सप्लेन करेंगे फेरिंग्स के बारे में, यानी कि ग्रसनी के बारे में। इसमें आपको लिखना है यह एट्रियल कैविटी के अंदर एक चौड़े थैले के समान एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अगले सिरे को पेरीफेरेंजियल एरिया तथा पिछले सिरे को ब्रेंकियल सैक कहते हैं। पेरीफेरेंजियल एरिया में एक छोटा सा रोम विहीन प्री ब्रेंकियल जोन होता है जो कि समांतर परिग्रसनी पट्टियों द्वारा सीमांकित होता है। इसमें पेरीफेरेंजियल ग्रूव होती है। अगली परिग्रसनी पट्टी पूर्ण वलय के रूप में होती है, किंतु पश्च पट्टी यानी पीछे वाली जो पट्टी रहती है वो मध्य पृष्ठ तथा मध्य अधर भागों में अपूर्ण होती है, जहां पर क्रमशः डोर्सल लेमिना एवं एंडोस्टाइल से जुड़ी होती है। परिग्रसनी पट्टी तथा पृष्ठ स्तरिका से मिलने के स्थान पर डोर्सल ट्यूबरकल होती है। स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में अगर आपसे हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाता है तो यही डायग्राम आपको बनाना है। और नोमेनक्लेचर में आप जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को आप लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा चीजों को जनरलाइज कंडीशन में याद रखने की कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ध्यान से देखिए, ये इसका ब्रेंकियल अपर्चर यानी माउथ वाला पार्ट है और ये इसका
एट्रियल अपर्चर है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसका क्लोएका है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ईसोफेगस है। इसके बाद ये इसमें लीवर है, लीवर का राइट वाला लोब है, ये इसमें लेफ्ट वाला लोब आप देखेंगे लीवर का। देन उसके बाद ये इसका स्टमक रहता है, ये इसमें इंटेस्टाइनल लूप है। इसके बाद ये इसका मलाशय यानी कि रेक्टम रहता है, और ये इसमें एनस रहता है फाइनली। ठीक है, तो इस तरह से हमें एलिमेंट्री कैनाल इसकी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, हालांकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इससे एसोसिएट है, तो आप लोग इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके नोमेनक्लेचर में ये इसका लेफ्ट गोनाड आपको दिखाई दे रहा है, ये गोनोडक्ट रहते हैं जहां से गोनाड्स जो है वो बाहर निकलते हैं, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, राइट। तो बाकी सारी जो आप लोग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको वही चीजें याद रखनी है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। ब्रेंकियल सैक एलिमेंट्री कैनाल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, एक मुख्य भाग बनाता है तथा एट्रियल कैविटी का अधिकांश भाग घेरे रहता है। इसकी पार्श्व दीवारें पतला तथा छिद्रित होती हैं। ये छिद्र ट्रांसवर्स रोज में यानी पंक्तियों में अरेंज रहती हैं और स्टिग्माटा कहलाते हैं, जैसे कि हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा था। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें स्टिग्माटा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद आगे लिखेंगे स्टिग्माटा द्वारा ब्रेंकियल कैविटी एट्रियल कैविटी में खुलती है। स्टिग्मेटा के किनारों पर रोमक होते हैं जिसकी गति से पानी ग्रसनी से एट्रियल कैविटी में पहुंचता है। हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था। ईसोफेगस के बारे में आप लोग लिखेंगे, यानी ग्रास नली के बारे में आपको लिखना है। ब्रेंकियल कोष यानी जो ब्रेंकियल सैक का पृष्ठ भाग जो होता है वो ग्रास नली में खुलता है, यानी ईसोफेगस में खुलता है। जो छोटी या मोटी दीवार से लगी मुड़ी हुई नलिका रहती है और इसकी भीतरी दीवार पर 4 रोमावी खांच होती है। ग्रास नली एकदम बाईं ओर मुड़ करके स्टमक में ओपन होती है, यानी कि हम देखते हैं कि ईसोफेगस अब किससे कनेक्ट है, स्टमक से। अब हमें स्टमक को एक्सप्लेन करना पड़ता है। स्टमक हेडिंग डालने के बाद उसके बारे में लिखेंगे। स्टमक एक चौड़ी पतली भित्ति वाली नलिका है जिसकी दीवारों में शाखित पाइलोरी ग्रंथियां होती है और यह इंटेस्टाइन में खुलता है। तो हम क्या देखते हैं, ईसोफेगस जो है वो कनेक्ट है स्टमक से, स्टमक आगे चल करके कनेक्ट करता है इंटेस्टाइन से। एलिमेंट्री कैनाल का नंबर 5 स्ट्रक्चर आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी आंत्र के बारे में आप लिखेंगे। आंत्र लूप बनाती है और इसका समीपस्थ भाग क्षैतिज दिशा में ब्रेंकियल सैक के अधर भाग के समतल स्थित होता है। दूरस्थ भाग जो डिस्टल पार्ट होता है वो समीपस्थ भाग के समांतर होता है और रेक्टम में खुलता है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो ईसोफेगस है वो आगे चल करके स्टमक में ओपन होती है, स्टमक जो है इंटेस्टाइन में ओपन होता है और इंटेस्टाइन फाइनली स्टूडेंट्स रेक्टम में जाकर ओपन होती है। ठीक है, तो रेक्टम के बारे में यानी मलाशय के बारे में लिखेंगे। यह छोटी एवं मुड़ी हुई नली रहती है जिसकी अंदर की दीवार पर सीलिएटेड एपिथेलियम का लेयर होता है। रेक्टम ऊपर की ओर मुड़ करके चौकोर गुदा द्वारा यानी एनस द्वारा एट्रियल कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स हमने हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे हर्डमानिया की डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में, जिसमें नंबर 1 पर आता है लीवर। लीवर के बारे में आपको लिखना है। यह एक जोड़ी बड़े चॉकलेटी रंग के तथा कुछ कुछ आयताकार पिंड को यानी पेपिलिएटेड लोब्स का बना होता है। हमने डायग्राम के अंदर भी देखा, इसमें राइट और लेफ्ट लोब्स होते हैं। स्टमक के दोनों तरफ एक एक पिंड स्थित होता है। प्रत्येक पिंड बहुत सी नलिकाओं का बना होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू द्वारा आपस में कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं तथा इसमें मांड के कण और रुधिर स्थान होते हैं। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाओं से स्तरित रहती है। नलिकाएं 11 समूह में आर्य दिशा में अरेंज विन्यासित रहती हैं। प्रत्येक समूह से एक वाहिनी निकलती है जो कि अमावस्या में खुलती है। लीवर यानी यकृत डाइजेस्टिव एंजाइम्स उत्पन्न करता है। ठीक, इसके बाद आती है पाइलोरी ग्लैंड। पाइलोरी ग्लैंड के बारे में लिखेंगे। पाइलोरी ग्लैंड अत्यधिक ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखाविंत होती है और इसकी नलिकाएं अमावस्या, इंटेस्टाइन तथा मलाशय की दीवारों में धसी मिलती है। ये एलिमेंट्री कैनाल के अक्ष के लंबवत होती है। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एपिथेलियम की एक परत से स्तरित यानी लेयर्ड रहती है। नलिकाएं मिलकर के वाहिनियों का निर्माण करती हैं और ये आपस में मिलकर के एक बड़ी वाहिनी, एक बड़ी डक्ट बनाती हैं जो कि आंत्र के समीपस्थ भाग में खुलती है। पाइलोरी ग्रंथि जो होती है वो पेनक्रियास तथा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करती है। फाइनली स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फूड, इट्स इंगेशन एंड डाइजेशन। हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसके सिस्टम में पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल और इससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार का भोजन को ग्रहण करता है, भोजन में इंगेशन कैसे होता है, भोजन को कैसे ये खाता है, अंतर ग्रहण कैसे होता है, और फिर उसके बाद उस भोजन का पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। इसमें आप लोग लिखेंगे हर्डमानिया का भोजन सूक्ष्म जीव है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर्डमानिया उन्हें खाता है। स्टिग्मेटा के किनारों पर स्थित रोमकों की गति से जल की धारा यानी वाटर की करंट क्रिएट की जाती है, उत्पन्न होती है। इसी के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ब्रेंकियल टेंटिकल्स जो होते हैं वो केवल स्मॉल पार्टिकल्स, जो फूड के स्मॉल पार्टिकल, जो महीन कण होते हैं, उन्हीं को ही ब्रेंकियल सैक में जाने देते हैं। बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, वो छन जाते हैं। अब यहाँ पर जो छोटे वाले पार्टिकल्स है ये अंदर जाकर के नीचे बैठ जाते हैं। भोजन के कण म्यूकस ग्रंथियों से सिक्रेटेड म्यूकस में चिपक जाते हैं। अब एंडोस्टाइल के रोमको कणों से युक्त म्यूकस के सूत्रों को पृष्ठ लेमिना की ओर धकेल देते हैं। भोजन अमावस्या में बिना किसी परिवर्तन के पहुंचता है। अमावस्या के अंदर यकृत तथा पाइलोरी ग्रंथि के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम जो होते हैं, वो भोजन के साथ मिलकर के इसका पाचन करते हैं। पचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्प्शन रहता है, जो अवशोषण रहता है, वो मुख्य रूप से इंटेस्टाइन तथा कुछ सीमा तक अमावस्या यानी स्टमक में होता है। अपच भोजन यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड रहता है वो रेक्टम में चला जाता है और एट्रियल कैविटी से निकाल दिया जाता है। यहां से बाहर की ओर जाती हुई पानी की जो धारा, वाटर जो करंट रहती है, उसके साथ बाहर निकल जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा जो होती है वो अमावस्या, इंटेस्टाइन तथा यकृत की दीवारों में रिजर्व कर ली जाती है, यानी संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। मैंने आपसे कहा इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके जो पार्ट्स होते हैं उसे आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।